Dear students, I welcome you all on your favorite YouTube channel, Success in Commerce by Jain Sir, and we were discussing Principles of Management, 12th class Business Studies, chapter number 2. And this is our sixth video on this chapter, and we were discussing techniques of scientific management. Under these techniques of scientific management, today we will discuss work studies by the F.W. Taylor. In work studies, it is an organized, systematic, analytical, and critical assessment of the efficiency of various operations in an organization. Means जो हमारी वर्क स्टडी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होंगे, जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनका असेसमेंट है। एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे में असेसमेंट है एफिशिएंसी का। F.W. टेलर हर काम में एफिशिएंसी चाहता था। मींस उसका ऑब्जेक्टिव वेस्टेजेस को रोकना था। उन वेस्टेजेस को रोकने के लिए उसने जितनी भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, कौन फैक्ट्री में होती थी, उसको हर एंगल से उसने इन्वेस्टिगेट किया। इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है फैक्ट्री में, उसने हर एंगल से उसको एग्जामिन किया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट एफिशिएंसी मीन्स F.W. टेलर ने इस स्टडी में वो फैक्टर्स को एनालाइज किया, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया जो एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। अंडर वर्क स्टडीज वी विल डिस्कस 4 types of studies. First one is method study, second one is motion study, next one is time study, and last one is fatigue study. We will discuss method study. According to F.W. Taylor, he wanted to find out the best method of doing a job. He said that there can be only one method and it has to be find out through scientific study and analysis. Means किसी काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर हम एक साइंटिफिक रिसर्च करें, स्टडी करें, उसको एनालाइज करें इस जॉब को, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस बेस्ट मेथड को। उसने चाहे वो रॉ मटेरियल को खरीदना है, प्रोक्योर करना है, चाहे वो प्रोडक्शन का काम है, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिलीवर करना है, ये सब कुछ मेथड स्टडी के अंडर था। और F.W. टेलर की जो मेजर अचीवमेंट है मेथड स्टडी की, दैट इज द असेंबली लाइन। आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो एक असेंबली लाइन होती है। उस असेंबली लाइन के नज़दीक रॉ मटेरियल होता है, मीन्स मटेरियल होता है, जो भी यूज़ होगा, पार्ट्स होते हैं, वो यूज होते हैं। और सीक्वेंस में जिसको जो काम मिला हुआ है वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, अपने पार्ट्स के साथ, अपने टूल्स के साथ, और प्रोडक्ट उस असेंबली लाइन पे मूव करता है। मीन्स रॉ मटेरियल के फॉर्म में मूव किया, उस पर कुछ काम किया वर्क करने, फिर वो आगे चले जाएगा ऑटोमेटिकली मशीन्स की हेल्प से, और फिर नेक्स्ट वर्क उस पर काम करेगा। इस तरह से प्रोडक्ट मूव करता जाएगा और एंड में फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके आएगा। फोर्ड मोटर कंपनी जो अमेरिका की है,
इट वॉज द फर्स्ट टू यूज असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और इस मेथड स्टडी से कॉस्ट को मिनिमम किया जा सकता है, क्वालिटी को मैक्सिमम किया जा सकता है, और जब क्वालिटी बढ़िया होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी, मीन्स रीजनेबल प्राइस पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो सर्टनली देयर विल बी ग्रेटेस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। असेंबली लाइन में वो सीक्वेंस को डिसाइड करना सबसे पहले होगा। अभी मैंने बताया था ना कि जब प्रोडक्शन होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो सब कुछ पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और उसी सीक्वेंस में उस काम को करने के लिए वर्कर्स रेडी रहते हैं। उनके पास वो रॉ मटेरियल आया, उसने उसके ऊपर काम किया, फिर वो आगे बढ़ेगा उस असेंबली लाइन पर, फिर अगला वर्कर कुछ काम करेगा। तो इस तरह से हर वर्कर उस पर अपने हिसाब से काम करता रहता है और एंड में प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले सीक्वेंस को डिसाइड करना, प्लेसिंग ऑफ मैन, वो मैन कहाँ पर होंगे वो भी डिसाइड करना पड़ता है, मशीन कहाँ होगी, रॉ मटेरियल कहाँ होगा, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है। और इसके लिए FW टेलर ने प्रोसेस फ्लो चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च को डिवाइस किया। ये आपके सामने फोर्ड मोटर्स के असेंबली लाइन के कुछ पिक्चर्स हैं। आप देखेंगे कि मशीन्स लगी हुई हैं, टूल्स हैं, वर्कर्स हैं, और एक चेन से वो कार का जो ढांचा है वो आगे बढ़ता है, उस पर वर्कर कुछ काम करते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर अगला वर्कर कुछ और काम करता है, कहीं वो इंजन फिट किया जाता है, फिर कहीं वेल्डिंग होती है, मशीन्स के द्वारा वेल्डिंग हो जाती है आप देखेंगे, और वॉश शॉप में जाएगा। इस तरह से जो है वो पूरा कंप्लीट एक प्रोडक्ट तैयार होता है। मीन्स सीक्वेंस में वो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा काम कब होगा। ठीक है, देन वी विल डिस्कस मोशन स्टडी। मोशंस मीन्स मूवमेंट। जब एक वर्कर काम करता है तो वो उसकी कई तरह की मूवमेंट होती हैं, जैसे कि पुशिंग धक्का देना, पुलिंग खींचना, पिकिंग अप उसको उठाना, और उस पर कुछ काम करना। तो बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। इन पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो देयर आर मूवमेंट्स। तो FW टेलर ने इन मोशंस को 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी प्रोडक्टिव मोशंस, सेकंड इंसिडेंटल मोशंस, थर्ड वन इज अनप्रोडक्टिव मोशंस। मीन्स प्रोडक्टिव मीन्स जो जब काम किया जाएगा वो मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं, मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंसिडेंटल उस प्रोडक्टिव वर्क के साथ साथ कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होती होंगी जो कभी कभी होती हैं, इंसिडेंटल होती हैं। और तीसरे अनप्रोडक्टिव, जो एक वर्कर फ्रीक्वेंटली करता है पर वो काम का पार्ट नहीं होता है। अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारे उस प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स काम नहीं रुकेगा हमारा। तो टेलर ने कहा कि जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं दी शुड बी एलिमिनेटेड। वो क्रॉस लगा रखा है ना, दैट मीन्स these unproductive motions must be eliminated, so we will have only productive motions and incidental motions। तो जब वो 2 मोशंस रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, काम जल्दी होगा, कॉस्ट भी सेव होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइम बचेगा ना, तो वो उस बचे हुए टाइम से एक वर्कर जो है ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा। सो what is the meaning of motion study? It refers to the study of movements like lifting, putting the objects,
sitting, changing positions which are undertaken while doing a job. If unnecessary motions are eliminated, means अगर हम वो unnecessary motions को हटा दें, what will happen? There will be less time required to complete the work efficiently, means टाइम कम लगेगा काम को अच्छे ढंग से करने में, मिनिमम कॉस्ट में करने में, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी कई गुना। टेलर ने इन मोशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया था कि कौन से प्रोडक्टिव हैं, कौन से अनप्रोडक्टिव हैं, तो उसके लिए उसने स्टॉप वॉच, वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स का यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर फॉर अनप्रोडक्टिव मोशंस, ग्रीन कलर फॉर प्रोडक्टिव मोशंस। तो स्टॉप वॉच का यूज़ भी किया उसने, सिंबल्स का यूज़ भी किया और कलर का यूज़ भी किया। इस तरह से उसने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अनप्रोडक्टिव मोशंस को आइडेंटिफाई कर लिया और उसने कहा कि ये अगर अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट कर दें तो सर्टेनली एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। नाउ वी विल डिस्कस टाइम स्टडी। Time study determines the standard time taken to perform a well-defined job. Means एक वर्कर एक well-defined job, well-defined means जितना एक काम उसके लिए डिसाइड हुआ है कि आपने इतना काम करना है, उस काम को करने में वो कितना टाइम लेगा, ये टाइम स्टडी से डिटरमाइन होगा। इसके लिए टाइम मेजरिंग डिवाइसेस को यूज़ किया जाएगा। एक वर्कर उस जॉब को, उस टास्क को करने में कितना टाइम लेता है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। कई सारी रीडिंग्स ली जाएंगी। वर्कर्स इसमें स्किल्ड भी होंगे, अनस्किल्ड भी होंगे, सेमी स्किल्ड भी होंगे। मीन्स हर तरह का वर्कर इन्वॉल्व किया जाएगा। कई रीडिंग्स ली जाएंगी, उनको नोट डाउन किया जाएगा और फिर उसका एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस बिकम्स द स्टैंडर्ड टाइम। मीन्स ये वो टाइम बन जाएगा जिसमें एक वर्कर को अपना काम कंप्लीट करना होगा। अब ये टाइम स्टडी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक वॉल्यूम ऑफ टास्क, कितना काम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, कितनी बार होगा काम वो, द साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशंस, मीन्स कितनी बार उसकी रिपीटेशन होंगी, एंड टाइम मेजरिंग कॉस्ट, मीन्स उसको मेजर करने की कॉस्ट क्या होगी। टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, मीन्स कितने वर्कर्स को हमको लगाना पड़ेगा कोई टारगेट अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक दिन में 8000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, हमको पता लगाने हैं कि भाई कितने वर्कर्स जो हैं वो चाहिए 8000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टाइम स्टडी से ये पता लगा कि एक वर्कर जो है 1 घंटे में 10 यूनिट बना सकता है और वो एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो इस तरह से वो 8 घंटे की शिफ्ट में 80 यूनिट बना पाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमको 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो 8000 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 100 वर्कर्स। मीन्स 100 वर्कर्स जो है हमको चाहिए 100 यूनिट्स को, 8000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो 100 वर्कर्स हमारे रिक्वायर्ड हैं। सेकेंड, टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम फॉर वर्कर्स, जो उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम करेगा उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम को कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। वो भी मोटिवेट होगा कि मैं भी अगर उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर पाऊँ तो मुझको भी इंसेंटिव मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरह के वर्कर्स मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज मोस्ट fatigue study. You all know that when a worker works continuously, he get tired, and when he get tired, his productivity certainly will reduce. Means वो अब उतनी कैपेसिटी से उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा
जैसे वो शुरू में कर रहा था। तो अब उसको क्या चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। जब उसको रेस्ट मिल जाएगा तो उसको उसकी एनर्जी वापस आ जाएगी, और जब उसकी एनर्जी वापस आ जाएगी तो वो उसी स्टेमिना उसी दिल से काम कर पाएगा। अंडर फटीग स्टडी, what F.W. Taylor says that a worker get tired physically and mentally if he doesn't rest in between। मीन्स लगातार अगर वो काम करेगा तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो थक जाएगा। तो थक जाएगा तो क्या चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। रेस्ट मिल जाएगा तो उसमें वो स्टेमिना उसका वापस आ जाएगा, और वो उसी कैपेसिटी से काम कर पाएगा जिस तरह से पहले कर रहा था, और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। So what was the objective behind fatigue study? First one is to determine the frequency of rest interval। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने रेस्ट इंटरवल होंगे, क्या हम एक ब्रेक देंगे या दो ब्रेक देंगे एक शिफ्ट के अंदर। द अमाउंट ऑफ ईच रेस्ट इंटरवल मीन्स हर इंटरवल जो है वो कितने टाइम का होगा। जैसे कि पहला ब्रेक 15 मिनट का हो जाएगा और दूसरा ब्रेक आधे घंटे का हो जाएगा। देन जो इंटरवल का टाइम है और कितने इंटरवल्स मिलेंगे रेस्ट इंटरवल्स, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क। मीन्स इफ वर्क इज ऑफ हैवी मैनुअल लेबर देन फ्रीक्वेंसी विल बी मोर ऑफ स्मॉल अमाउंट। मीन्स अगर एक ऐसा काम कर रहा है लेबर जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, हैवी लेबर लगती है, तो उस केस में जल्दी जल्दी थक जाएगा वर्कर। तो इसलिए उसको ज़्यादा बार आपको रेस्ट देना पड़ेगा, का टाइम जो है अमाउंट जो है वो कम होगा। मीन्स सपोज 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक दे देंगे उसको। टेलर ने कुछ कारण बताए फटीग के। मीन्स थकावट किन किन कारणों से होती है, खाली काम करने से नहीं होती। सबसे पहला लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर काम करने का जो टाइम है वो लंबा होगा तो सर्टनली वर्कर जल्दी थकेगा। सेकेंड वन इज अनसुटेबल वर्क, मीन्स ऐसा काम उसको मिला है जो उसको सूट नहीं करता है, तो सर्टनली वो इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा, थक जाएगा। अगर वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है तो भी थकावट जल्दी होगी। और अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो उस केस में भी वर्कर जल्दी थक जाएगा। तो these are the causes of fatigue, and F.W. Taylor said that such hindrances, such problems, such causes need to be removed। अगर ये सभी कारण हमने हटा दिए तो वर्कर को थकावट नहीं होगी और वो अपनी सेम कैपेसिटी से काम करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। आई होप you like this video. Keep watching my YouTube channel Success in Commerce by Jain Sir, and if you have any suggestions then inbox me. I'm ready to give your queries. Thank you.